नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा पुनः आप लोगों के बीच एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी को पता है जैसा कि हम लोग BPSC 4.0 के हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि MCQ और टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और MCQ को देखिएगा, आप में बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। BPSC कोई सिलेबस नहीं जारी करता, तो आपके लिए सभी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कहीं से भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कि आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों में देख चुके हैं कि PGT से हार्ड TGT का है, तो चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, 9 to 10 का कर रहे हैं या फिर 11 to 12 का कर रहे हैं, सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किसी भी स्टेट का PGT TGT EMRS या KVS आदि कोई भी टीचर से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने तैयारी को गति प्रदान कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं अव्यय, यानी आज जो है हम व्याकरण के एक टॉपिक है अव्यय, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ये 48वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 47 करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से 4 एक हिंदी साहित्य है और 41 से 47 तक हिंदी व्याकरण के टॉपिक चल रहे हैं। तो इसी प्रकार आगे जो टॉपिक आएगा वो कारक होगा, विशेषण होगा, कार्य होगा, वाक्य है, वाच्य है, अलंकार, रस आदि जो है सभी का करवाया जाएगा बारी बारी से। हम लोग व्याकरण के संपूर्ण तैयारी और संपूर्ण जो टॉपिक है उसको देखने वाले हैं। अगर आप BPSC 4.0 के TGT PGT यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही MCQ भी रहेगा, तो MCQ को देखिएगा, समझिएगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सारे बिंदुओं को देख करके अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन कीजिएगा और लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। तो ये अव्यय जो टॉपिक है, यहाँ से भी 2-3 प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए जो है ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया था। तो आप लोगों के बीच हम जो है इसको लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं और जो भी बातें हम बता रहे हैं वो जो मुख्यता है और जिसको BPSC माना है उसी के अनुसार जो है व्याकरण के टॉपिक को देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज देखते हैं आज के टॉपिक को और MCQ को और अपनी तैयारी को बेहतर और लक्ष्य की ओर उन्मुख करते हैं। तो आप देख रहे हैं अव्यय, यानी आज जो है अव्यय के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और बातें को समझेंगे। इसके बारे में चर्चा पहले भी हो चुका था जब हम लोग शब्द को देख रहे थे। तो अभिकारी और विकारी शब्द का जो चर्चा हुआ था, तो अभिकारी जो है अवयव से संबंधित शब्द होते हैं। तो आज जो है अवयव को देखने वाले हैं हिंदी जंक्शन चैनल पे। 29 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और लेक्चर सभी चीज़ करवाया जा चुका है। और अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख लीजिए। साथ ही आपको पता होनी चाहिए कि हिंदी से संबंधित सारी चीज़ों को जो है आपको इकट्ठा तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा बनाइए और प्रीवियस सेट और लेक्चर को देखते रहिए। और जो है व्याकरण की एक पुस्तक होनी चाहिए। तो अगर आप कोई पुस्तक रखे हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो के टैग में दिया गया है वासुदेव नंदन प्रसाद का, उसकी पुस्तक को रख सकते हैं। और यहाँ हम जो भी बातें बताएंगे वो आपको ऑथेंटिक होगा और BPSC ने जिसे माना है उसी के अनुसार हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि अव्यय उन अविकारी शब्द को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, रिंग वचन कारक व कार्य के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि अव्यय वे शब्द हैं तो जिसमें रिंग हो जाए या वचन या कारक या कार्य कोई भी समय हो
तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। यहाँ बातें स्पष्ट हो गई कि अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, जैसे आज, में, और, नहीं, हो, यहाँ, कौन, बहुत, परंतु, अचानक, बिना, बहुधा, साथ, कर, अब, कब, से, पर, के ऊपर, के नीचे, या, इसलिए, तो, हा, हाय, ओह आदि। तो ये जो शब्द हैं सभी अवयव हैं। तो अवयव तो समझ में आ गया। अवयव जो शब्द होते हैं वो क्या है, कभी बदलते नहीं हैं, उसके रूप नहीं बदलते। अब यहाँ पूछा जाएगा कि लिंग, वचन व कारक व कार्य के आधार पे किसका परिवर्तन नहीं होता, तो अविकारी शब्द का या अव्यय का नहीं होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक शब्द जो हैं अविकारी या अवयव कहे जाते हैं। यानी ये जो चारों हैं अवयव कहे जाते हैं। अब देखिए, अव्यय का यहाँ जो है भेद दिया हुआ है। अव्यय के मुख्य 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक। तो ये 4 भेद हैं जो आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, अव्यय के भेद। और ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, तो ये 4 भेद होते हैं। अब यहाँ से बातें निकल कर आ गई कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद माने जाते हैं, 4 प्रकार माने जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब जो है क्रिया विशेषण के यानी बारी बारी से चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ देखिए क्रिया विशेषण है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे तेज, धीरे, ऊपर, नीचे, दूर, अब, जब आदि। यानी जिससे क्रिया की विशेषता का बोध हो वो से जो है क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। अब जो है इसको हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, रूपगत क्रिया विशेषण अव्यय के 3 वर्ग भेद हैं। अब यानी रूप के अनुसार जो है क्रिया विशेषण जो अव्यय हैं उसके 3 वर्ग भेद माने जाते हैं, जिसमें मूल है, यौगिक है और स्थानीय अव्यय है। तो हम लोग थोड़ा सा बारी बारी से समझ लेंगे चीज़ों को। तो मूल जो है यानी जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द से नहीं बनते वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कब, अब, जब, दूर, यहाँ, वहाँ, अचानक, ठीक, फिर, नहीं आदि। यानी जो किसी दूसरे के सहायता से नहीं बनते, मूल रूप में पाए जाते हैं, उसे मूल जो है क्रिया विशेषण कहा जाता है। आगे है यौगिक, यानी यौगिक क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, बनते हैं, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हर के साथ हर रोज, प्रतिदिन 2 शब्द में ज़्यादा प्रतिदिन, आगे, आग के आगे, दिन के साथ दिन भर आदि। तो ये जो हैं रात तक, चुप से चुपके, पहर से पहरे, कब से कब का, झट से, ऐसे वैसे आदि। तो ये यौगिक है, यानी इसमें जो है प्रत्यय जुटने से ये शब्द का निर्माण होता है, तो यौगिक कहे जाते हैं। अब जो है स्थानीय हैं, तो जो बिना किसी रूपांतर के क्रिया विशेषण के समान उपयोग में आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शब्द किसी विशेष स्थान में ही क्रिया विशेषण होते हैं, यानी हर एक जगह ये नहीं होते, विशेष स्थान में होते हैं। जैसे अब देखिए, मनुष्य उदास बैठा है, लीजिए महाराज यह चला, यानी ये विशेष प्रकार से अर्थ दे और हमेशा ये नहीं रहेगा, विशेष अर्थ में इसका प्रयोग होता है, तो उसे स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। वह अपना सिर पढ़ेगा, स्त्री सुंदर सीती है, तो ये विशेष जगह जो प्रयोग होता है, आपके इसके जो वाक्य हैं अटपटा सा लगेंगे, तो वही क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण है। अब आगे आता है, तो अर्थगत क्रिया विशेषण अवयव के 4 वर्ग भेद होते हैं। यानी अर्थगत जो क्रिया विशेषण है उसके क्या है, 4 भेद हैं, जिसमें स्थानवाचक है, जिसमें यहाँ, वहाँ,
पास पीछे, दूर निकट, यहीं कहीं, यानी जिससे स्थान का पता चले। उसके बाद कार्यवाचक है, यानी जिससे समय का पता चले, जैसे हमेशा, कभी कभी, पहले, बाद में, दिन में, कल, परसों आदि। परिणाम यानी इतना, कितना, थोड़ा, बहुत, तनिक, ज़्यादा, लगभग। रीति यानी परंपरा जो चला आ रहा है, धीरे, ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, इस तरह, धीरे धीरे, तेजी से आदि। तो ये 4 हैं। कोई किताब में आपको इनके बहुत सारे प्रकार भी दिए रहेंगे, लेकिन कामता प्रसाद गुरु जो ऑथेंटिक बुक है उसी में इस प्रकार दिया हुआ है, तो उसी को मान करके चलना है। और बिहार का जो अपना व्याकरण पुस्तक है उसमें भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, तो उसी को मान करके चलना है, ये ऑथेंटिक हो जाता है। तो ये क्रिया विशेषण के प्रकार थे। क्रिया विशेषण जो था अवयव, उसके बारे में देख रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो संबंध बोधक अवयव हैं। तो संबंध बोधक अवयव के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि संबंध बोधक जो अवयव हैं उसे कैसे हम समझेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर अन्य पदों से उनका संबंध बताने वाले पदों को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे के पूर्व, के सहारे, से परे, के पास, के बराबर, तक, भर, बिना आदि। अब देखिए, प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अवयव के 2 प्रकार होते हैं, यानी प्रयोग के अनुसार ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संबंध बोधक अवयव और अनुबंध अव्यय बोधक अवयव। अब जो है संबंध क्या है, तो संबंध बोधक अव्यय जो हैं वो संज्ञाओं की विभक्तियों के पीछे आते हैं। यानी जब संबंध बोधक किसी संज्ञा के पीछे आएंगे यानी बाद में आएंगे तो वो संबंध हो जाएगा, जैसे धन के बिना, पूजा से पहले, कुएं के पास आदि। अनुबंध में है कि अनुबंध संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं, यानी संज्ञा के रूप जैसे बदल जाते हैं और उसके साथ आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अनुबंध हो जाएंगे। जैसे किनारा का हो गया किनारे तक, सखी का होगा सखियों सहित, कटोरा का हो गया कटोरे भर, पुत्र का हो गया पुत्रों समेत आदि। तो ये क्या हो गए, ये तो संबंध बताते हैं, लेकिन संज्ञा का रूप जब विकृत हो जाता है, बदल जाता है, तो उसके साथ ये आते हैं और उसके क्या है, संबंध को बताते हैं, तो उसे अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अर्थ के अनुसार देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के प्रकार हैं। तो अर्थ के अनुसार हैं, तो जो प्रकार हैं कुछ देख लेते हैं। तो कार्यवाचक हैं, जिसमें आगे पीछे, पहले पूर्व, पश्चात उपरांत, लगभग, अनंतर आदि। स्थान में यहाँ वहाँ, पास पीछे, दूर निकट, यहीं कहीं, ऊपर बाहर नीचे। दिशा में इधर उधर, सामने की ओर, वहाँ से, पार, तरफ, प्रति आदि। साधनवाचक है, द्वारा, जरिए, मार्फत, बर, करके, सहारे, जवानी, हाथ, यानी उसके हाथों भिजवा दो, ये क्या हो गया, साधनवाचक हो गया। हेतुवाचक यानी ये, निमित्त, वास्तविक, हेतु, खातिर, कारण, मारे। विषयवाचक में बाबत हो गया, निस्बत हो गया, नाम हो गया, रेखे, जान, भरोसे, मंदे आदि। व्यतिरेक वाचक है, सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, यानी आपके बिना ये काम संभव नहीं, आपके अतिरिक्त कोई ये काम नहीं कर सकता, आपके अलावा और मेरा कौन है। इस तरीका के वाक्य जब रहेंगे तो व्यतिरेक वाचक हो जाएंगे। विनिमय में हो गया, यानी बदले में, एवज में, जगह या पलटे आदि। और कुछ है उसको देख लेते हैं। तो सादृश्य वाचक हैं, यानी समान, सम, तरह, भांति, बराबर, तुल्य, योग, सा, जैसा आदि। विरोधवाचक में हो जाएगा खिलाफ, विरुद्ध, उल्टा, विपरीत। सहचारवाचक में हो जाएगा संग, साथ, समेत, सहित, अधीन, वश आदि। संग्रहवाचक में हो जाएगा तक, रव, पर्याप्त, भर, मात्र आदि। तुलना में हो जाएगा अपेक्षा, आगे, सामने आदि, यानी आपके अपेक्षा वो अच्छा है, आपके आगे मेरा कोई वैल्यू नहीं, आपके सामने वो तुच्छ है। इस प्रकार से जब रहेंगे तो तुलनावाचक हो जाएगा। तो ये जो था संबंधवाचक था। अब हम लोग जो है समुच्चय बाधक जो है अव्यय उसके बारे में देखते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय एक से अधिक पदों, पदबंधों
या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे और, एवं, य, व, कि, यदि, ताकि, इसलिए, क्योंकि, मानो, तथा, अथवा, यद्यपि, परंतु, लेकिन आदि। तो ये जो है समुच्चय बोधक हैं, यानी एक दूसरे को जब जोड़ेंगे तो समुच्चय बोधक हो जाएंगे। तो समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण, अव्यधिकरण। अब हम लोग बारी बारी से दोनों को देख लेते हैं। तो समानाधिकरण में है जिन अव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे और, वह, तथा, भी, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अतएव, अतः आदि। यानी एक पूरा वाक्य इसमें होता है और उसको जो है जोड़ा जाता है एक दूसरे की रिलेशन को बताने के लिए, तो वो समानाधिकरण हो गया। व्याधिकरण यानी जिन अव्ययों के योग से एक वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे कि, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, जो कि, इसलिए आदि। तो ये क्या हो गया, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। तो समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में हम लोग जाने। अब देखिए नोट में कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं संयोजन के अलावा वियोजन का भी काम करते हैं, या, व, कि, परंतु, न आदि। यानी ये अलग करने, ये तो जोड़ते तो हैं, समायोजन करते हैं, लेकिन एक दूसरे के जो है वियोजन का भी काम करते हैं, यानी अलग करने का काम करते हैं। तो ये भी हो जाता, यानी जोड़ करके अलग दिखाना क्या है, वियोजन का काम करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब जो है अंतिम जो है विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो वक्ता या लेखक के विस्मय, हर्ष, विषाद, शोक, उदास आदि का बोध कराने वाले अव्ययों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इसका आपको चिन्ह पता होना चाहिए, इस प्रकार से रहेगा तो विस्मयादिबोधक हो जाएगा। जब चिन्ह विचार पढ़ेंगे तो चिन्हों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक टॉपिक को हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से और अच्छे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई पॉइंट अगर छूटता है तो उसको आने वाले जो मैराथन क्लास होगा उसमें हम लोग देखते चले जाएंगे। अब इसका उदाहरण है जैसे अरे, ओह, थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया, ओह, आहा, हाय, अच्छा, शाबाश, तौबा, छी, ठीक, आहा। तो ये जो है विस्मयादिबोधक है, यानी इसमें हर्ष भी होगा, विषाद भी होगा, शोक भी होगा, उदास भी होगा, विस्मय भी होगा। तो ये सारे जब भाव यानी मानव के भावों से संबंधित जो भी बातें हैं, मानव के भाव से संबंधित जो भी बातें निकले उसे विस्मयादिबोधक जो अव्यय है उसमें समझा जाएगा, ये निश्चित माना जाता है। तो इतना जो था अव्यय के बारे में था, मैंने सोचा अभिकारी शब्द में इसको रखें, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, वहाँ जो है ज़्यादा जटिल हो जाता समझने में, तो एक अलग से टॉपिक बना दिए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक को एक छोटा छोटा टॉपिक करके आपको बताएं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। और जितना छोटा छोटा टॉपिक रहेगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। अब जो है इससे संबंधित जो MCQ है उसको हम लोग देख लेते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो MCQ देखिए यहाँ दिया जा रहा है, उसको हम लोग समझेंगे। ये प्रश्न BPSC में पूछा हुआ है, निम्नांकित में अव्यय है, तो इनमें कौन अव्यय है आपको बताना है। तो अब और हाय ये तीनों क्या है, अव्यय हैं, और अव्यय पूछा गया है, तो इसका सही विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों अव्यय हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। हो सकता है आने वाले दिनों में इससे थोड़ा सा जटिल प्रश्न पूछा जाए। तो जो प्रमुख प्रश्न था कहीं ना कहीं PGT में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, उसको मैंने समाहित किया है। अब देखिए, अरे तुम कौन हो, वाक्य में अरे जो है अव्यय है, तो कौन सा अव्यय है आपको बताना है कि अरे जो आया है वो कौन सा अव्यय है। विकल्प आपके सामने है,
5 विकल्प रहता है बीपीएससी में, तो उसी के अनुसार जो है यहाँ भी प्रस्तुत किया गया है। तो 5 विकल्प में आपको सही विकल्प चुनना है। तो अरे क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चौथा और पांचवा जो विकल्प है उससे आपको बचना है, क्योंकि एग्जाम में यही 2 विकल्प आपको मेरिट गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उतना निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आप एग्जाम में तटस्थ होकर अपनी उत्तर पंजी को रंगिएगा और अपना लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। तो प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, प्रीवियस सेट है और हर एक क्लास का टॉपिक बाय क्लास है, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा चुका है। और अगर आपको लगता है कि ये नए टॉपिक का जो आप पढ़ा रहे उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी तैयार नहीं, धीरे धीरे टॉपिक जब बनेगा तो खुद जो है टेलीग्राम चैनल ये सब पर भेज दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय कहलाते हैं। तो 2 वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं, तो उसे जो कहा जाता है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, यानी एक दूसरे को जोड़ने का जो काम करता है वो समुच्चय बोधक अव्यय करता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुख्यतः अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः अव्यय कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो आपको बताया गया था कि अव्यय जो है 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक होता है। तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा, 4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राम और मोहन विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में और शब्द है, तो क्या है आपको बताना है। तो और जो शब्द आया है वो जोड़ने का काम कर रहा है, तो समुच्चय बोधक हो जाएगा, यानी जोड़ने का काम जो है समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा, यानी एक दूसरे को जब जोड़ते हुए नजर आएगा तो समुच्चय बोधक अव्यय माना जाता है। विकल्प ख इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निमित्त शब्द किस वर्ग के अंतर्गत आता है? निमित्त जो शब्द है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है आपको बताना है। तो जो संबंधवाचक में बताया जा रहा था वहाँ पे आपने देखा था हेतुवाचक में जो है निमित्त शब्द आया था, यानी जो है कारण को दर्शा रहा है। तो ये जो है विकल्प क जो है सही हो जाएगा, यानी हेतुवाचक में ये आया हुआ है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय है, तो इस वाक्य में कौन सा जो शब्द है वो अव्यय है आपको बतानी है, यानी वह काम नहीं करता इस वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है वो आपको बताना है। तो इसमें जो अव्यय हो जाएगा वो आपको पता है, काम तो नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, कर्ता जो क्रिया है तो ये भी नहीं होगा। तो विकल्प जो ख है सही हो जाएगा, नहीं जो है अव्यय है। आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने प्रकार होते हैं आपको बताने हैं। तो समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं उसके 2 प्रकार होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो संभावित प्रश्न है उसको बताने का मैंने प्रयास किया हूँ, और कहाँ तक हम सफल हैं ये आपकी जब सफलता मिलेगी तो खुद पता चल जाएगा हमें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। अगर आप सफल होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो समझ जाइए कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नांकित में कौन समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है आपको बताना है। इसमें से कौन जो है समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो देखिए, अर्थात समुच्चय बोधक है, अथवा समुच्चय बोधक है, अतएव समुच्चय बोधक है, और यहाँ नहीं पूछा गया है, तो विकल्प ङ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों जो है समुच्चय बोधक अव्यय हैं, यानी एक दूसरे को वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, तो समुच्चय बोधक हो जाएगा, यानी विकल्प ङ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देख लेते हैं। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय है, तो इसमें कौन जो है अव्यय है आपको बताना है। तो मैं तो सर्वनाम है, वहाँ अव्यय है, होकर जो है क्रिया है।
तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने अव्यय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, अव्यय से संबंधित जो बातें थी उसको मैंने प्रस्तुत किया। हमें आशा है नहीं पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप जो कोई भी लेक्चर है उसको 2-3 बार 4 बार देखिए, समझ में आने देगा, क्योंकि व्याकरण समझना हर एक जो है चीज़ों को थोड़ा सा मेहनत लगता है। 2-4 बार चीज़ों को जब पढ़िएगा देखिएगा और व्याकरण की किताब में जब पढ़िएगा चीज़ों को तो कुछ कुछ जो है दिखते हैं उसको दूर कर दिया जाएगा और बाकी जो है 2-4 बार देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो हम लोग जो है इसी प्रकार से हर एक टॉपिक को देखते चले जाएंगे और हमें लगता है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस महत्वपूर्ण टॉपिक में लगभग आधा हो चुका है। आगे जो 8-10 महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग देख लेंगे। तो जो पहले महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी को देखेंगे और बाद में अगर समय मिलेगा तो विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, गद्यांश, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्मक, अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, ये सब जो है देख लेंगे। तो इसको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जितने भी हिंदी जंक्शन पे प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, प्रीवियस सेट करवाया गया है, उसको भी देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और इसमें कितना सही हुआ है MCQ में कमेंट करके बताइए। अगर आप BPSC TRI 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट ये सब पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे PDF। दूसरी बात है कि स्टेट के लिए 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट कीजिए तो उसका भी नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा देगा। अगर हम मेरा नोट्स प्रैक्टिस सेट ये सब रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सारे चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आज जो है छठ महापर्व का जो हंडा है तो आप लोग खुशीपूर्वक सभी जो है छठ पर्व को एंजॉय कीजिए। अगर समय मिलेगा तो क्लास होता रहेगा, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक देखेंगे तो ज़्यादा समय नहीं रहेगा। और बाकी जो है छठ महापर्व है बिहार का, तो उसके लिए ढेर सारी आप सभी को बधाई और जो है छठ पूजा को एंजॉय कीजिए और तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं, जय हिंद।